Hello friends, this is Jyoti Sukla. Welcome again in this series UP Triple SC video exam PYQ. तो इससे पहले वाले सेक्शन यानी कि पार्ट 1 में हमने हिंदी के 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। तो इस सीरीज़ में हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे जीएस के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, जो कि सामान्य जानकारी नाम से ये पार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड और क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम समझेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन यानी कि 101 नंबर, ये दूसरा सेक्शन हमारा रीजनिंग का है। तो रीजनिंग सेक्शन के बाद हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये है विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 29 जुलाई 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट डे आप याद रखेंगे, जैसे कि आपका वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया। उसके साथ में जैसे आप ये 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे, जैसे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। होप आपको इन सभी चीज़ों के, तो ये आपका क्या क्या होता है, ये वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे यहाँ पर मनाया जाता है। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई प्लस ये अगर हम 12 जनवरी की बात करते हैं तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड यूथ डे, नेशनल यूथ डे सॉरी। एंड उसी के साथ में हम 23 जनवरी की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में, जो कि हम मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, जिसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और बाकी ये छोटी मोटी जानकारी तो आप सबको पता होंगी, ठीक है। जैसे हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। ये सब इंपॉर्टेंट डेज ना आपको ध्यान में रखते हैं, खास करके वो जो ज़्यादा न्यूज़ में रहे हो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट ना, जैसे कि पिछली बार जो है भाला फेंक दिवस मनाया गया था, ठीक है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने पहली बार जो है वो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए थे, ठीक है। भाला फेंक में ये पहला मेडल आया था। तो उसके उपलक्ष्य में जो है भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना आप ध्यान रखेंगे, जैसे कुछ नया डे अगर मनाया जा रहा है तो उसे आप खास करके ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बाघ दिवस जो हम मनाते हैं, टाइगर डे, वो है 29 जुलाई। हाँ, इसके साथ में कुछ और भी आप बाघ से रिलेटेड, जैसे कि ना बाघ की ही फैमिली का एक होता है चीता। चीता के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। जैसे कि पिछले साल सितंबर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ना, आप सभी को याद होगा, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 8 टाइगर आए थे। टाइगर नहीं, चीता सॉरी, ये चीता जो है वो 8 आए थे। कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। और उसी के साथ में इस साल 2023 में भी और चीता आए हैं। 2023 में, 2022 में तो 8 आए थे, 2023 में 12 आए हैं, ठीक है। ये 12 कहाँ से आए हैं? ये 12 आए हैं साउथ अफ्रीका से। और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे नामीबिया से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने चीता आ गए हैं अफ्रीका से, अफ्रीकन कंटिनेंट से। तो कुल 20 चीता जो है वो आ गए हैं। 12 जो आए हैं वो आपको ध्यान रखना है, 12 जो आए हैं वो साउथ अफ्रीका से आए हैं, और 8 जो आए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर आए थे, वो 8 आए थे, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें जो है ना वो समझ में आ रही होंगी और आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन, ग्लोबल मोबिलिटी समिट, कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए ये जो है ना ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2018 में ये जो है मनाया गया था नई दिल्ली में। तो उसी से रिलेट करते हुए ना इस साल अगर कोई समिट हुई है, जैसे कि आप क्या क्या याद कर सकते हो, जैसे कि COP27 जो हुआ है। अब COP27 जो हुआ है वो इजिप्ट में हुआ है, इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ में जैसे G20 हो रहा है, इंडिया कर रहा है, तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला समिट कहाँ पर हुआ, दूसरा कहाँ पर हुआ, तीसरा, मतलब एकदम आप ना भी याद रखो तभी पहला कहाँ पे हुआ, वो चीज़ें ना थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ में SCO का भी समिट जो है, देखो G20 की अध्यक्षता भी इंडिया कर रहा है और SCO की भी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। SCO में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है आपको, जैसे SCO की समिट तो हुई, इसमें जो सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी जो है वो बनाया गया, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इन सब सिटीज़ में अगर कोई भी समिट हुई है तो उन्हें आप याद रखने की
कोशिश करेंगे। 103 नंबर यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का जो है प्रारंभ किया। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2018 में ये सूर्य शक्ति जो है ये योजना प्रारंभ करी गई थी गुजरात से। ये किससे रिलेटेड थी, ये जो था ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुजरात गवर्नमेंट जो है वो किसानों को सब्सिडी दी थी। तो ये उस समय की स्कीम थी। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट की कोई स्कीम है तो आप उससे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 104 हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है। देखो, अगर आपको इसका आंसर ना भी पता हो ना, तो इंद्रधनुष है ना, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। 7 सितारा यहाँ कह भी रहा है, तो अगर आप इसका गेस भी कर देना तब भी सही हो सकता था। तो 7 सितारा जो है वो, खैर ये करंट का क्वेश्चन था, 2018 में आया था। तो इस समय अगर कुछ भी नया है तो आप उसे ऐड ऑन कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। तेलंगाना पुलिस के राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो ये उस समय पर जो किया गया था वो COP कनेक्ट था। अच्छा, पुलिस से याद आया कि इस बार ना यूपी में पुलिस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हुए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें यूपी में हुई हैं। और आप देने जा रहे हो यूपी का एग्ज़ाम, UPSSC का एग्ज़ाम। तो यूपी के बारे में, यूपी में क्या पुलिस, देखो ध्यान रखना कि यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लागू किए गए। कितने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 7 जिले में लागू किया गया। क्या आपको पता है कि कौन कौन से वो 7 जिले हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करती हूँ। ये है प्रयागराज, अपना वाराणसी है, और आपका जो है कानपुर है, और उसके साथ में आपका गाज़ियाबाद है, और उसके साथ में आपका नोएडा है, और उसके बाद नोएडा मतलब कि गौतम बुद्ध नगर। नोएडा तो एक सिटी हो गया ना, तो आप इसको गौतम बुद्ध नगर कहेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अब 2 और बच रहा है। एक आपका आगरा, ठीक है, आगरा नहीं लिखा ना, तो एक हो गया आगरा और एक हो गया आपका लखनऊ। तो टोटल 7 ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट जो है व्यवस्था लागू की गई। देखो इस बार ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है। आए दिन बहुत सारी न्यूज़ जो है वो लिए गए हैं, गवर्नमेंट को काफ़ी सारे लोगों ने घेरने की कोशिश करी है। तो वो सारी चीज़ें ना आपको याद रखनी चाहिए। मेन यही कि 7 जिले हैं। ये कौन कौन से 7 जिले हैं आपसे दिया जा सकता है ऐसे ऑप्शन की 4 ऑप्शन दे दे, उसमें एक भदोही मान लो डाल दिया, आपका भदोही जिला, या फिर कोई और जिला डाल दिया, और फिर उसमें आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं लागू है। तो अगर आपको ये 7 पता रहेंगे तभी आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया? अब देखो हाल ही में ना, फिर से करंट का क्वेश्चन, तो करंट के क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप नज़र बना करके रखेंगे। तो ये 2018 में जो है राज्य फल यानी कि स्टेट फ्रूट जो है वो बनाया गया था, वो क्वीन अनानास यानी कि पाइनएप्पल को जो है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। नाबार्ड का फुल फॉर्म, ठीक है, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो देखो हमारे यहाँ ना कृषि को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें होती रहती हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, और ट्रैक्टर हमारे यहाँ ही यानी कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार जो है। क्यों? क्योंकि अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा बनता है ना, हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं ना वो हमारे देश में आकर के बनाती हैं और बेचती हैं, इसलिए हमारे देश का जो है वो ट्रैक्टर बाजार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देखो हमारे यहाँ ना व्हीकल, अगर कहीं भी व्हीकल का नाम आता है ना, अगर बाजार की बात होती है तो आप इंडिया आराम से लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हर एक देश के लोग जो है इंडिया में आकर के अपना बाजार खोलना चाहते हैं, है कि नहीं? तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया बहुत बड़ा बाजार है, इसीलिए तो पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं ना वो भारत पर टिकी रहती हैं। तो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी रिफॉर्म्स अलग की तरफ हैं, लेकिन जानते हो हमारे यहाँ ना देखो जो ग्राहक होता है अपना, उसको ना हमेशा लोग संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पर लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं कि किस तरीके से भारत को हमेशा खुश रखा जाए और हम यहाँ पर नई नई चीज़ें ताकि आराम से कर सकें। चलिए ये रही आगे की, अब आगे के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम।
27 to 29 सितंबर 2018। तो फिर से करंट का क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देखो, तो ये फूड इंडिया का ये भी जो है आपका मुंबई में जो है वो किया गया था उस समय। अब इस समय अगर कुछ भी है तो वो आप अपडेट कर लेंगे। 2017-18 के दौरान कौन सा देश का दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन? तो दुग्ध उत्पादन में भारत ही है। देखो, भारत जो है वो अनाज उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है, और जैसे हम पोटैटो और इसके साथ ही चाय उत्पादन में भी काफ़ी आगे रहता है। इसी के साथ हम ये नंबर 1 नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये है कि इन सब में काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है। तो आप दूसरे से, अगर दूसरे कंट्रीज से आप कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर आप इजीली मार्क कर सकते हो, अपने आंसर को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर देखो, डिस्क क्लीनअप दिया है, विंडोज़ दिया है, डिस्क डेफ्रैगमेंटर दिया है, एंड विजुअल बेसिक। तो यहाँ पर जो है वो विजुअल बेसिक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 130 नंबर पर, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। इसमें यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया हुआ है, आपको जिसमें सुटेबल पड़े आप उसको रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पर बेसिकली हिंदी को पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो मैं उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ। बाकी आप पढ़ सकते हो, सेम वहीं पर है। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, उसका कारण बढ़ सकता है, तो ये होगा ये आपका फर्स्ट यानी कि हमला सतह यानी कि अटैक सरफेस। देखो, इसका भी इंग्लिश हिंदी सेम ही नेम है। 114 नंबर पर आते हैं, सुरक्षा सेवाओं से जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम एंड क्रिप्ट एनालिसिस है। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ ही मार्क कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको अच्छा लगे। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत, तो ये देखो 68.7 है, 68.7% जो है वो उत्तर प्रदेश में भूमि। देखो, उत्तर प्रदेश को ना थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को भी ज़्यादा ध्यान देना है। रामचरितमानस जिसे कि तुलसीदास ने लिखा है, कौन सा कांड जो है वो सबसे छोटा है? तो किष्किंधा कांड जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। नेक्स्ट आते हैं, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान। भाई, ये उत्तर प्रदेश ना पहला है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के भी मामले में यानी कि पॉपुलेशन के मामले में भी नंबर 1 है। पोटैटो उत्पादन के भी मामले में नंबर 1 है। कुल खाद्यान्न यानी टोटल, अब अनाज की बात करें, अगर हम टोटल अनाज की बात करेंगे तो उसमें भी नंबर 1 पे है। दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क के उत्पादन की बात करेंगे तो उसमें भी नंबर 1 है। तो इन सारी चीज़ों को ना आप ध्यान रखेंगे। गन्ना हो गया, हाँ, शुगर केन के भी उत्पादन में ये जो है यूपी जो है वो नंबर 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में की छौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो ये अंबेडकर नगर में जो है वो स्थित है। 119 नेक्स्ट आते हैं, श्रीमती एन राजम का संदर्भ निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन से था इनका संबंध। नेक्स्ट आते हैं 120 नंबर, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन था, 2019 था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण कुंभ जो है, पूर्ण कुंभ जो कि 12 साल पे लगता है, 12 साल पे पूर्ण कुंभ लगता है, तो ये जो लगेगा वो अब नेक्स्ट आपके 2025 में लगेगा। ठीक है, 2025 में लगने वाला है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट वगैरह भी अलॉट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट वगैरह निकाल के रखा, वहाँ पर अभी से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये हाँ, कुंभ से याद आया, और कितने जगहों पर कुंभ लगता है? आपको पता है 4 जगह पर कुंभ लगता है। नाम बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, तो ये है, पहला तो हमारा हो गया प्रयागराज, ठीक है, हमारे अपने ज़िले का प्रयागराज हो गया। हरिद्वार जो कि ये हमारे अपने प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश में हो गया प्रयागराज। और ये हरिद्वार जो हो गया वो उत्तराखंड में हो गया। और तीसरा जब हम बात करते हैं, एक हो जाएगा आपका मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में नासिक, ठीक है, नासिक में हो जाएगा। और एक यम्पी में आपका ये जो है उज्जैन, ठीक है, ये उज्जैन में लगता है। तो ये 4 चीज़ें यानी कि 4 जगहें, प्रयागराज, हरिद्वार और यम्पी में हो गया उज्जैन, और महाराष्ट्र में हो गया आपका ये यानी कि क्या नाम है इसका, ये अभी हमने जो बात करा, ये 4 जगहों पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ये सबको पता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो सोहर
हमारे यूपी में तो खास करके प्रसिद्ध है कि सोहर गाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो लठमार होली बरसाना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट आते हैं मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन है। देखो अगर ना भी याद रहे ना तो सुमन और बारात से थोड़ा सा रिलेट करना कि बारात में ही सुमन यानी जो है फूल बरसाए जाते हैं। जस्ट फॉर रिकॉलिंग। हाँ, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सेंट्रल फुटवियर जो है वो लखनऊ में स्थित है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है। देखो फिर से आ गया प्रयागराज, ये प्रयागराज इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या तो ये है महोबा डिस्ट्रिक्ट शायद आपको याद हो। एक बहुत ही देवी जी की कहानियों में आते हैं, आला उदल नाम से कुछ ऐसी कहानियाँ शायद आपने सुनी हो। तो महोबा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में काफ़ी वीर लोगों के नाम से वो प्रसिद्ध है, वीरता में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं 126 नंबर पर, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। तो देखो ये चोल अभिलेख पता है कहाँ पे था, साउथ इंडिया का है ये चोल साम्राज्य, आपने सुना होगा। और इसमें जो जैन सभाओं को दान में दिया जाता था भूमि, उस भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था पल्ली छांदम। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी। तो जीएसटी याद आया कुछ, गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, अगर क्रोनोलॉजी की बात है, कभी कभी ना ऐसा आता है कि 3-4 राजाओं का नाम दे दिया जाएगा और उसको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा। तो जीएसटी के बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक FST, और फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक MBT। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे ना GST FST MBT तो आपको याद रहेगा। और लास्ट में आता है अंतिम अलाउद्दीन सिकंदर शाह ASS कह सकते हो आप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये आप सभी को पता है, हुमायूं। इसको ना एक था क्या बोलते हैं आप, एक विदेशी था, उसने ये बोला था कि ये जो है अपनी पूरी लाइफ में लड़खड़ाता रहा और अंतिम में लड़खड़ाते हुए ही गिरकर मर गया। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो इतिहासकार है जिसने लिखा है इस तरीके का। तो ये है हुमायूं। और अगर इसमें भी हाँ इसके भी क्रोनोलॉजी को लगाने के लिए आ जाए तो वो तो आप बता सकते हो ना। पहले होता है, सबसे पहले बाबर आता है 1526 में यहाँ पर। ठीक है, बाबर के बाद फिर ये हो गए हुमायूं, और हुमायूं के बेटे हो गए जहांगीर, और जहांगीर के फिर बेटे हो जाते हैं, अच्छा हुमायूं के बेटे अकबर हो जाएंगे, और फिर अकबर के बेटे हो जाएंगे जहांगीर, और फिर जहांगीर के बेटे हो जाएंगे शाहजहां। तो शाहजहां के बेटे फिर हो जाएंगे औरंगजेब, और यहीं से फिर हो जाता है मुगल साम्राज्य का पतन। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने कराया था। देखो स्थापत्य में ना सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो किया है शाहजहां ने, तो शाहजहां आप बता सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। तो सबको पता है कि बोध गया क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बिल्कुल नहीं। गौतम बुद्ध जो है वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये था हमारा सारनाथ, वाराणसी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर। ठीक है, जहाँ पर कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी अब बन चुका है, जो कि PCS में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की। तो महात्मा गांधी जो है वो 1924 का जो बेलगांव हुआ था ना, यहाँ पर गांधी जी ने जो है वो अध्यक्षता की थी। वहीं पर अच्छा 1922 की अगर गया की बात होती है तो यहाँ पर C राजगोपालाचारी थे। और 1925 का कानपुर का जो था वो अपने उत्तर प्रदेश की जो पहली गवर्नर थी, कौन थी, यानी महिला गवर्नर, तो सरोजनी
सरोजनी नायडू जो हैं वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको ध्यान में, देखो कानपुर के सारे अधिवेशन जितने भी इंपॉर्टेंट है ना वो आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, मतलब इतना बकवास इंसान ना, ये था जेम्स रामसे ये मैकडोनल्ड, इसने ना हमारे देश को बहुत तोड़ने की कोशिश की। देख रहे हो 1932 के समय से ही इसने ना मुस्लिम हिंदुओं में जो दंगे वगैरह ना शुरू करवा दिए थे, और इसी का परिणाम रहा, इन्हीं सब का परिणाम रहा कि 1947 तक आते आते हमारे देश की ऐसी हालत हो गई कि अपने देश को बंटवारा तक करना पड़ गया। चलिए खैर ये सब जैसा किए हैं। 133 में आ जाते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। वाह, मतलब द ग्रेट प्लेस, वन ऑफ द ग्रेट प्लेस की अगर बात करें तो ये है हमारा इलाहाबाद, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है खुद को गोली मार ली थी जब वो पुलिस से घिर गए थे। तो ये है अल्फ्रेड पार्क, होप सभी लोग गए होंगे। मतलब अपने आप में एक ना बहुत ही गर्व महसूस होता है जब हम उसके आसपास से गुजरते हैं। तो मतलब जिस तरीके से हम संगम में शीश नवाते हैं ना, उसी तरीके से जैसे ही हम अल्फ्रेड पार्क के आसपास पहुंचते हैं तो वो मतलब बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। लगता है कि मतलब किसी बहुत ही अच्छे स्थान पर आ गए हैं हम। तो ये सबको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? अरब सागर में मतलब कि जो है पश्चिम की तरफ कौन सी नदी जो है वो गिर रही है? तो ये है नर्मदा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिरती हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गोदावरी जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखना आप, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको जो है वो दक्षिण की गंगा के नाम से भी, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। उसी तरीके से कृष्णा और कावेरी जो है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा जो है वो कर्नाटक में है। देखो ये जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये भद्रावती नदी है, इसी के पास में भद्रावती नदी है, और इसी नदी के नाम पर ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम जो है वो पड़ा है। अब ये जो है चिकमगलूर, आपने सुना होगा, ये चिकमगलूर ज़िले में है। चिकमगलूर का आपने ना वो साड़ी और वहाँ की जो है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो वो है अपना पड़ोसी राज्य बिहार। बिहार में बहुत जनसंख्या घनत्व है। अच्छा ये बताओ, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये तो मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा, और ये है यूपी में। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था अगर आपने इंटरनेशनल रिवर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो। देखो जो डेन्यूब नदी है ना, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये इसका जो ओरिजिन होता है वो जर्मनी में होता है। आपको पता होगा कि यूरोप की पहली और सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी है, आई थिंक एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने वोल्गा से गंगा तक की यात्रा की थी, तो उसके बारे में लिखा था, काफ़ी अच्छी। अच्छा, ये जो डेन्यूब नदी की कुछ खास बातें, ये ना 10 देशों से होकर के जाती है, समझ रहे हो, 10 देशों से होकर के जाती है। तो खैर यूरोप में इतने छोटे छोटे देश भी हैं कि उनके 10 देश हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर ही हो जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। अच्छा, ये बोला जाए कि अगर एक क्वेश्चन बदल दिया जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर देश सबसे ज़्यादा है, कंट्री, नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो है वो मैक्सिमम है? तो अफ्रीका में ना जो कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका में जो है वो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, आपने अमेजन जंगल का नाम सुना होगा, तो यहीं पर है, दक्षिण अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका के बारे में तो सबको पता है, यूएसए, कनाडा वहाँ पर है। चमेरा बांध किस नदी पर है? तो ये है ब्यास नदी पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, सतलज थोड़ा सा ध्यान रखना, सतलज जो है ये सिंधु यानी इंडस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इंडस नदी की सबसे बड़ी। अच्छा, इसको ना अगर आप मैप में देखोगे ना तो मैप में ऐसा लगेगा कि जो है चिनाब है,
सबसे बड़ी सहायक नदी। लेकिन ये जो है ना, जो सतलज है ये सबसे बड़ी। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यूपीएससी में, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सतलज नदी और इंडस की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट है गैलरीज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलरीज जो है ये जो है आपके साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, कोलंबिया, वहाँ पर है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही एक्टिव वोल्केनो में से एक है। नेक्स्ट है थोसीघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको कुछ वाटरफॉल के नाम आप ध्यान रखोगे, जैसे शरावती हो गया और दूध सागर हो गया। तो कुछ ऊंचे ऊंचे जो जलप्रपात है उनको आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप नर्मदा नदी पर भी देखो बहुत सारे जो है ये वाटरफॉल वगैरह हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित, देखो जो उत्तरी गोलार्ध है ना, देखो सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो जहाँ लैंड होगा वहीं पर लोग भी ज़्यादा रहेंगे, तो 90%, ठीक है, तो करीब 90% तक उत्तरी गोलार्ध में लोग रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 43rd नंबर, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? तो ये 14वें थे। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 15th जो है वो प्रेसिडेंट अभी बन चुकी हैं, कौन? 2022 में द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी आप ध्यान रखना। और इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि द्रौपदी मुर्मू क्योंकि ट्राइब हैं, पहली ट्राइब हैं, तो इंडिया में अगर पूछा जाए कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो तो आपकी हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल जी। लेकिन अगर ये बोला जाए कि पहली आदिवासी प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, अब ये बताओ कि कौन से ट्राइबल से ये बिलोंग करती हैं? क्या ये गूंड हैं, क्या ये जो है संथाल हैं, कि कोई और ट्राइब हैं? तो ये जो है ये संथाल ट्राइब से जो है वो बिलोंग करती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं? तो वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आता है 144 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1), ठीक है, 243(1) के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो ये है आर्टिकल 123 के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो कुल 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? वो 4 क्षेत्र हैं, वो 4 क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये साहित्य, कौन से जो है क्षेत्र है? साहित्य है, कला है, विज्ञान है, और एक और है समाज सेवा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूपी में, ठीक है, यूपी में या किसी राज्य में जो विधान परिषद होता है ना, विधान परिषद देखो हर जगह नहीं है, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, तो जो विधान परिषद है वहाँ पर भी तो अपॉइंट किए जाते हैं, वहाँ पर भी तो मनोनीत किए जाते हैं, तो वहाँ के जो सदस्य होते हैं, वहाँ के जो अपॉइंट किए जाते हैं ना, वो 5 क्षेत्रों से होते हैं, वो 5 क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो सेंट्रल में चुने जाते हैं राज्यसभा में वो 4 क्षेत्र होते हैं, लेकिन विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 क्षेत्र होते हैं। वो कौन कौन से 5? देखो यही 4 तो यही रहेंगे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसमें ऐड हो जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी वहाँ पर लिए जाते हैं। तो 5 क्षेत्रों से वहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट आते हैं जो कि मनोनीत होते हैं, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो देखो विधानसभा पूछा है, अगर जो है लोकसभा पूछता तब वो वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता, लेकिन विधानसभा पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है नोएडा में किया गया है। वैसे भी आप सभी को पता है कि नोएडा जो है वो मतलब एक आईटी सिटी के नाम पर जाना जाता है। खैर इंडिया का अगर ग्रेट आईटी सिटी की बात करेंगे तो वो तो बेंगलुरु हो जाएगा, साउथ इंडिया काफ़ी ज़्यादा है डेवलप्ड, लेकिन अगर यूपी में हम बात करते हैं तो नोएडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट है 2018 के एटी कोर्नी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान। देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डिफरेंट इंडेक्सेस जो है वो जारी किए जाते रहते हैं, तो इसका जो था वो 11वां था, क्योंकि अब ये ऐसा इंडेक्स है ना जो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता। तो अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ज़्यादातर कौन सा इंडेक्स याद रखते हैं? HDI रखते हैं, उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रखते हैं, हाँ, तो कुछ जो जनरल ज़्यादा फेमस इंडेक्सेस होते हैं उनको हम ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं। अच्छा आपको याद है क्या हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान है?
हैप्पीनेस इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है। चलिए इन सब क्वेश्चन का ना थोड़ा सा मुझे आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि इन सब इंडेक्सेस में इंडिया का कौन सा स्थान है, और ट्राई करना कि सारे इंडेक्सेस पर अपना ध्यान बना करके रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरबीआई के आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक के पुनर्पूंजीकरण की योजना को विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो कब तक की मंजूरी दी थी, ये 2020, ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना कि ऐसे अगर कोई भी योजना, कोई स्कीम आती है और इंडेक्सेस होते हैं तो इन सबको आपको रिवाइज कर लेना है। तो ये हो गए हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि जीएस के थे। तो जीएस के हमने जीएस एंड जीके के ये हो गए हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जिसे हमने कवर कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा जनरल मैथ भी रहता है। मैथ क्या मतलब थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें मैं अलग से मैं बनाऊंगी, जैसे इंडेक्सेस पर क्वेश्चंस या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे ना उन पर हम ज़्यादातर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इतना मैंने जो पढ़ाया है आज वो कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।